लाइफस्टाइल में what we speak, what we think, what we eat, what we do, everything comes in. Your body is much flexible. कुदरत ने इसको बहुत रग्ड तरीके से बनाया है. इसके अंदर अपने आप को ढालने की बहुत ज़्यादा क्षमता है. Once you are born with the प्रकृति, you will die with it. बाहर की बीमारियां, शरीर की बीमारियां, बुखार है, दर्द है, खांसी है, जुकाम है, दिख जाते हैं, विजिबल है. लेकिन मेंटल हेल्थ विजिबल नहीं है. ये जिसको है, जो फेस कर रहा है, ये उसी को पता है, वही सफर कर रहा है. इट इज मोर पेनफुल देन एनी अदर फिजिकल डिसीज. आज यंगर जनरेशन में ड्रग एडिक्शन ज्यादा है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो दूसरे ड्रग्स हो, बिकॉज जब फियर बहुत बढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ रिलीफ चाहिए. नमस्कार, रूट्स, थ्रेड्स एंड रिफ्लेक्शंस पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में हमारे साथ है डॉक्टर कुमार. आप सबको पता है, जब डॉक्टर कुमार हमारे साथ एपिसोड में अतिथि होते हैं तब हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है. हमारे हेल्थ के बारे में, हमारा फूड कैसा होना चाहिए, अन्न कैसा होना चाहिए उसके बारे में, हमारी दिनचर्या के बारे में, एक ही वर्ड में कहूँ तो आयुर्वेदा के बारे में. डॉक्टर कुमार यहाँ फरीदाबाद से ही है. उनका फरीदाबाद में डॉक्टर कुमार लाइफस्टाइल सेंटर करके योगा, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा का सेंटर है, जहाँ स्टाफ वेल ट्रेन है और बहुत अच्छे से सर्विसेज वहाँ से सभी पेशेंट्स के लिए दी जाती है. मुझे तो कहना चाहिए पेशेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो हेल्दी लोग होते हैं उनको भी उनकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए डॉक्टर कुमार के सेंटर से बहुत सारी सेवाएं दी जाती है. तो आज हम डॉक्टर से बात करेंगे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में, जो मुझे लगता है कि आज के ह्यूमन की ज़िंदगी का एक अनअवॉइडेबल पार्ट बन चुकी है. जी हाँ, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, इन सब के बारे में आज हम डॉक्टर कुमार से बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. एंजॉय द शो. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार मोहनी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ. होप यू आर आल्सो वेल. यस, आई एम आल्सो गुड. हमने आपके सेंटर से ही थेरेपीज की थी, तो देखिए थोड़ा मेरा फैट परसेंट अभी कम हुआ है. लुकिंग फिट टुडे. यस यस यस. आज हम बात करने वाले हैं सर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में. तो इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं गांव में रहती थी, मायके में मेरे गांव से. तो अगर मैं मेरे गांव से 100 लोगों को इकट्ठा करूं, उसमें से 50 लोग होंगे जिनका जो 50s में है या जिन्होंने जस्ट 50s क्रॉस करा है, और उनमें से 50 लोग होंगे जो 80s में होंगे या 80s जिन्होंने क्रॉस करा है. तो अगर इन 50 लोगों को हम कंपेयर करते हैं, इनके फिजिकल इश्यूज को हम कंपेयर करते हैं, तो जो 80s में या 80s के बाद के लोग हैं उनको मोस्टली मोटा मोटी अगर हम ऑब्जर्व करें तो उनको शुगर नहीं होता है, उनको बीपी नहीं होता है. उनको जो भी फिजिकल इश्यूज उनके हैं वो बुढ़ापे की वजह से जो आते हैं वो है, लाइक वो यहाँ से बेंड हो जाएंगे, या हियरिंग लॉस हो जाएगा, या फिर यहाँ दुखता है, वहाँ दुखता है, ऐसे होगा. ऐसे सब उनकी फिजिकल इलनेसेस होती है. और जो 50s में है या 50s जस्ट क्रॉस करे हैं, उनको अगर आप देखें तो शुगर होगी मोस्टली लोगों को, बीपी की गोली होगी, कोलेस्ट्रॉल होगा, या कुछ हार्ट से रिलेटेड हार्ट इशू की कुछ हिस्ट्री होगी. तो बॉडी तो हमारी सेम है. निसर्ग ने 80 साल पहले भी वैसे ही बनाई थी, 50 साल पहले भी वही बनाई. तो ऐसे हमारे लाइफस्टाइल में या खान पान में या हमारे देश में जो अनाज उग रहा है उसमें क्या चेंजेस हुए कि जिन्होंने शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ऐसी सब बीमारियां कहे या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहे, इनको जन्म दिया. मोहनी, जैसे आपने 2 क्लासिफिकेशन किया एज कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, अगर आप तीसरा भी क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो और कुछ बीमारियां ऐड हो जाएंगी अगर आप 30s प्लस की बात करेंगे. चलिए पहले जो कैटेगराइजेशन आपने की उस पर बात करते हैं. डेफिनेटली
लाइफस्टाइल प्लेज वेरी मेजर रोल। लाइफस्टाइल एक वर्ड नहीं है, इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। लोग क्योंकि लाइफस्टाइल एज ए वर्ड लोग फैशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और लोग इसको हेल्थ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बट जब हम हेल्थ के लिए जब इसको डिफाइन करते हैं तो लाइफस्टाइल में व्हाट वी स्पीक, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी ईट, व्हाट वी डू, एवरीथिंग कम्स इन। अगर आप उस समय की बात करें जब जिन्होंने आज 80s या 80+ के जो लोग हैं, उनके समय में बहुत से शब्दों का इजाद ही नहीं हुआ था। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन, उनको पता ही नहीं था कि डिप्रेशन भी कोई विषय होता है। फाइन। नेचुरली फूड अडल्ट्रेशन नहीं था, नेचुरली नहीं था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ एफर्ट्स किए थे, नेचुरली ही नहीं था। नेचुरली ही लाइफ में एक जो कॉम्पिटिटिवनेस की भावना थी वो नहीं थी। सब अपना अपना काम करते थे, कोई किसी के साथ बहुत ज्यादा कॉम्पीट नहीं करता था। ओवर एम्बिशंस नहीं थी, हर किसी का एक रूटीन था। फार्मर था तो उसका एक रूटीन था, कोई जॉब में था उसका अपना एक रूटीन था, स्टूडेंट लाइफ में था उसका एक रूटीन था। उसने घर का काम भी करना था, स्कूल में भी जाना था, वापस आके भी घर का काम करना था। सबका एक रूटीन सेट था और उस रूटीन में सब वेल जेल्ड थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के नाम पे बहुत सारे मॉडर्न फर्टिलाइजर्स जो इंट्रोड्यूस हुए और उसके बाद डेफिनेटली मोर एंड मोर यील्ड पाने की जो चाहत थी, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे फर्टिलाइजर। शुरुआत में तो बहुत अच्छा भी लगा, कंट्री की नीड भी था डेफिनेटली। बट जैसे जैसे उसका एक नुकसान ये हुआ कि जो हमारी ऑर्गेनिक पद्धति थी वो पीछे छूटती चली गई और हम कंप्लीटली जो केमिकल बेस्ड जो है खेती पे कह ले हम, वो डिपेंड हो गए। किसी भी चीज के साइड इफेक्ट आने में टाइम लगता है, वैसा ही टाइम लगा। और आज जो आप किस क्लास की बात कर रहे हैं, 50s के आसपास जो लोग हैं, यानी कि उनसे 30 साल जो लोग पीछे थे, उस 30 साल में बहुत कुछ बदला। खान पान बदला, कॉम्पिटिटिवनेस की भावना बहुत ज़्यादा डेवलप हुई और ओवर एम्बिशंस बहुत बढ़ी। और जब ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं तो फियर बढ़ता है, फियर ऑफ फेलियर ये बढ़ता चला गया। बच्चों में हमने भी ठूस ठूस के पढ़ो नहीं तो ये हो जाएगा, ये ग्रेड आगे तो ऐसा होगा, नहीं आगे तो तुम ये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फियर भी हमने भरना शुरू कर दिया। रिजल्ट्स क्या हुआ? अगर आज हम इंडिया को अगर वर्ल्ड रैंकिंग में हैप्पीनेस इंडेक्स में देखें तो वी आर एट स्टैंडर्ड्स 124th। अच्छा, विच इज ऑलमोस्ट लास्ट। बहुत से गरीब देशों जो हमसे गरीब हैं उनसे भी नीचे हैं हम। वो इंडिया जहाँ अध्यात्म जहाँ से उपजा है, yes, जहाँ से योग मेडिटेशन, जहाँ पर हर जगह फेस्टिविटी होती थी, छोटे छोटे लोग फेस्टिवल्स मनाते थे, गांव में शहर में, हर कोई अपने अपने धर्म में, अपने अपने रिलीजन्स में, अपने अपने पद्धतियों में, अपने अपने एरियाज की वजह से बहुत सारे फेस्टिवल्स थे हमारे। उसमें देखेंगे तो हर महीने छोटे छोटे फेस्टिवल्स आते थे, हर महीने छोटे छोटे कोई ना कोई रीजन्स होते थे। तो लोग इन्वॉल्व रहते थे, कहीं ना कहीं मेंटली इन्वॉल्व रहते थे, स्पिरिचुअली इन्वॉल्व रहते थे। और उस इन्वॉल्वमेंट में डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस भी रहती थी। कहीं फास्ट था किसी एग्जाम के ऊपर, कहीं पर कोई रेस्ट्रिक्टेड थी, एकादशी में राइस नहीं खाना है, फलाने दिन नमक नहीं खाना है, ये सब चीज़ें थी। ये चीज़ें हेल्थ को बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करती थी उस टाइम। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, मॉडर्न होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी उन पद्धतियों को, उन ट्रेडिशन को छोड़ देना जिसके ऊपर आपका बेस है। आप अपने घर को रेनोवेट करो, लेकिन उसके लिए नींव खोदने की जरूरत नहीं है। हमने नींव खोद डाली, तो नींव खोदने की वजह से इम्पैक्ट आना शुरू हुए। 50s वाले भी लोग सफर कर रहे हैं, उससे ज्यादा सफर, उससे कम 40s के उनसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, 30s से उनसे कम सफर कर रहे हैं, और अब 20s से उनसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। और अब तो न्यू बॉर्न बेबीज हो रहे हैं, वो और ज्यादा सफर करेंगे अगर हमने इस सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया। सिर्फ केमिकल्स आपके खाने में नहीं है, केमिकल हर जगह घुस चुका है, आपकी एयर में, आपके वाटर में, आपकी दवाइयों में। दवाइयाँ भी डेफिनेटली, हमने अपना आयुर्वेद को बहुत, चलो अब तो थोड़ा बहुत फिर भी आयुर्वेद के लिए लोग अवेयर हो रहे हैं, नेचुरल पद्धतीज के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस। और ये अवेयरनेस कोई ये ना समझे कि लोगों की कोई सिक्स सेंस जाग गई है, ये मजबूरी बन गया है। लोगों को लगा कि ना क्या हो रहा है। जो लोग थोड़ा सा थिंकर हैं, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, ज़्यादा केयरिंग हैं, उन लोगों ने सोचना शुरू किया, वो लोग शिफ्ट होना शुरू हुए हैं। नहीं, लेट्स गो बैक टू आयुर्वेद, लेट्स गो बैक टू नेचुरल थिंग्स, लेट्स गो बैक टू नेचुरोपैथी, लेट्स गो बैक टू योगा।
वो डर के मारे अब शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर भी डर ही प्ले कर रहा है रोल। यहाँ पर कोई अभी वो सार्वभौमिक अवेयरनेस नहीं आई है कि जो लगे कि नहीं, अभी भी फाइट चल रही है। मॉडर्न मेडिसिन कह लें या मॉडर्न सिस्टम कह लें और ट्रेडिशनल सिस्टम्स में कि हु इज़ बेटर, हु इज़ नॉट बेटर, नहीं इसका कोई नहीं है, इसका कोई। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे डेवलप हुए उन 30 सालों में, जिसमें आपका हैप्पीनेस इंडेक्स ड्रॉप हो गया, जिसमें आपका फूड अडल्ट्रेशन, उसमें केमिकल बेस्ड पूरा हो गया, जिसमें आपका सोशल स्ट्रक्चर आपने बिगाड़ लिया, जिसमें आपने खुश रहने के जो तरीके थे आपकी कल्चर में, आपने धीरे धीरे उनको आउटडेटेड बता करके, आउटडेटेड समझ के, क्योंकि हम उसको आगे अपने बच्चों को उस तरह से नहीं समझा पाए। हमने भी कहीं ना कहीं उसको एज इट इज ट्रांसफर करने की कोशिश की, हम कर रहे हैं तो तुम भी करो। जबकि नई जनरेशन डेफिनेटली एजुकेशन लेवल बढ़ा तो उनका तर्क शक्ति बढ़ी, उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। उन सवालों के शायद हम सही से जवाब नहीं दे, हम मीन्स वो लोग जिनको हम आज अपने फादर्स या अपने बाप या दादा, उनको वो शायद पूरी तरह से उसको लॉजिकल ट्रांसफर नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हम कर रहे हैं, हमारे पूर्वज करते थे और हम कर रहे थे, तुम भी करो। वो फिर भी थोड़ा सा कनेक्टेड थे अपने उससे, ज्यादा तर्क नहीं करते थे अपने पूर्वजों के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने। लेकिन नई जनरेशन ने तर्क किया, तर्क का सही जवाब नहीं मिला तो उन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस छोड़ दी। आज अगर आप देखें तो कितने सारे रील्स भी बनते हैं कि ऐसे ही कॉलेज जाते बच्चे बोल देते हैं कि मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है। कोई तो मैंने देखा कि सोने की गोली लेते कॉलेज के बच्चे सोने के लिए। तो फिर ये शिफ्ट हुआ हमारे पापा चाचा के एज के लोग हैं, वहाँ से हमारी जनरेशन तक, लाइक जैसे 80s के ऊपर के लोगों का और 50s के ऊपर के लोगों का जैसे मैंने एक डिफरेंस बताया, वैसे 50s का और 20s 30s का भी ये है कि इन लोगों को ऐसी डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। तो फिर इनमें क्या चेंज हुआ? हर चीज के पीछे बेस वही है। जो लोग कहते हैं एंजाइटी है, डिप्रेशन, और झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट बहुत विजिबल नहीं है या बहुत मोस्ट एक्सेप्टेड नहीं है। कोई कहे कि मुझे परेशानी है या मुझे डिप्रेशन है तो हम उसको सही नज़र से नहीं देखते हैं। हम उसको या तो पागल कह देते हैं या उसको कहते हैं कुछ नहीं होता, या तो उसको नकार देते हैं या पागल। दो ही डेफिनेशन हमारे समाज में। अगर कोई भी मेंटल हेल्थ को डिस्कस करना भी चाहे, या तो नकार देते हैं कुछ नहीं होता ये, या फिर उसको पागल कह देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बाहर की बीमारियां, शरीर की बीमारियां, बुखार है, दर्द है, खांसी है, जुकाम है, दिख जाते हैं, विजिबल हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ विजिबल नहीं है। ये जिसको है, जो फेस कर रहा है, ये उसी को पता है, वही सफर कर रहा है। इट इज मोर पेनफुल देन एनी अदर फिजिकल डिसीज। जब कोई डिप्रेशन कहता है, कोई एंजाइटी कहता है, या जो नींद नहीं आती कई दिनों तक, यू कैन थिंक अगर जो रोज सोने वाला आदमी एक दिन प्रॉपर सो ना पाए तो उसकी क्या हालत होती है अगले दिन। और वो लोग जो कई दिन तक नहीं सो पाते बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसीज, इंसोमानिया और एनी डिप्रेशन और एनी एंजाइटी इश्यूज, उनके साथ क्या बीतती होगी, वो होता क्यों है? होने के पीछे वही आप रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मींस जो पॉल्यूशन की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, खासकर पॉल्यूशन की वजह से भी स्ट्रेस होता है। वी कॉल्ड इट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। कि जब आप ज्यादा पॉल्यूटेंट इनहेल करते हैं तो वो जो पॉल्यूटेंट है आपकी बॉडी में ऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। दैट मींस दे स्टार्ट किलिंग योर हेल्दी सेल्स। इन्हीं ऑक्सीडेंट की वजह से फिर जन्म हुआ एंटीऑक्सीडेंट्स का। एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम पे खूब प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की गई या की जा रही है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट सही मायने में फ्रेश चीजों से ही मिल सकते हैं, चाहे वो फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, बट प्रोवाइडेड दे शुड बी फ्रॉम द राइट सोर्स अगेन, क्योंकि वेजिटेबल्स में अगेन देन अडल्ट्रेशन है, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। बहुत से वेजिटेबल्स तो खासकर जब दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे तो जितने भी जो शहर के गंदे नाले हैं उनके किनारों पे उगाई जाती हैं। आप निकल जाइए, गंदे नाले का पानी दिल्ली एनसीआर में या किसी भी बड़े शहर में सब्जियां उगाने के काम आता है, क्योंकि सब्जियां उसमें जल्दी उगती हैं। अच्छा। लेकिन उसमें कितना लेड है, कितना अमोनिया है, कितने जो हार्मफुल मेटल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स उसके जरिए हम तक पहुंच रहे हैं। आप और हम सब्जी मंडी जाते हैं या मार्केट जाते हैं, हम क्या देख के खरीदते हैं?
हम देखते हैं शक्ल अच्छी होगी, कॉस्ट थोड़ी जो महंगी होगी, जिसका थोड़ी सी इकोनॉमिकली जो बेटर हैं, वो दो ही चीज़ें कंसिडर करते हैं। किसी के पास लैब तो है नहीं घर में कि आके टेस्ट कर लें, फाइन। सो वो जो चीज़ हमें फ़ायदा देती थी या देना चाहिए पता चले वो कि इलाज ही नुकसान बन गया। अब बहुत से लोगों ने फ्रूट खाने छोड़ दिए, हरी सब्जियां खाने छोड़ दी, उनके बाद उनका कहना कि हमें अच्छा फील होने लग गया, which is definitely, वो they are right, because एटलीस्ट जो उनसे नुकसान हो रहा था उनकी वजह से नुकसान तो नहीं हो रहा, फायदा चलो नहीं मिल रहा उसका फायदा, लेकिन उनकी वजह से नुकसान होने वाला नुकसान तो टल गया। तो ये ऐसा विशेष साइकिल अब बन गया है और इसमें हर जनरेशन के लोग फंस गए हैं। यंग जनरेशन के साथ नई दिक्कत क्या है, क्योंकि अभी उनके लिए फ्यूचर का डर है, फियर है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है हर फील्ड में, उनका फियर एक एडिड फैक्टर है। 50-60 की उम्र में खासकर वो फियर तो नहीं है कि कैरियर बनाने वाला, फियर तो खत्म हो जाता है, जो कैरियर बन चुका होता है वो बन चुका होता है। फिर तो उनका जो भी फूड की वजह से, एजिंग की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से या किसी एडिक्शन की वजह से जो नुकसान है। यंगर जनरेशन में वो सब तो है ही, डाइट तो वो भी वही खा रहे हैं। अगर किसी ड्रग, आज यंगर जनरेशन में ड्रग एडिक्शन ज्यादा है, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो दूसरे ड्रग्स हों, बिकॉज जब फियर बहुत बढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ रिलीफ चाहिए। और आज जो भी ड्रग्स पेडलर हैं या ड्रग मार्केटियर हैं वो ऐसी जनरेशन को ज्यादा टारगेट करते हैं, तो वो ड्रग के गिरफ्त में आ जाते हैं। फिर उसके ऊपर से फियर लगा रहता है, पीछे से पेरेंट्स का प्रेशर है, फिर समाज का प्रेशर है, पूछते हैं आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो ये ऐसा एक विशेष साइकिल बन रहा है। मैं कहता हूँ सोशियो साइकोलॉजिकल, जिसमें साइकोलॉजिकली और सोशियोलॉजिकली दोनों तरह से वो ट्रैप में फंस रहा है यंग जनरेशन। अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा है नहीं, देखेंगे तो मार्केट में उतनी वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, खासकर उन बच्चों के लिए जो भी फ्रेशर्स हैं निकल रहे हैं। देखिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी नीड एंड सम एक्सपीरियंस। गवर्नमेंट कह तो रही है हमारी कि एंटरप्रेन्योर बनो, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नीड एन एक्सपीरियंस। या तो आपके घर में कोई एंटरप्रेन्योर हो तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप वाली कल्चर इतनी ज्यादा डेवलप थी नहीं। अब चलो पिछले 10, 15, 20 साल से धीरे धीरे लोगों ने फिर भी थोड़ा सा सोचना शुरू किया। एक नया वर्ड आया है, पहले तो वर्ड ही नहीं सुना था कि ये कोई चीज भी होती है ऐसा। सो स्टिल थिंग्स इम्प्रूव एक लेवल पे हो रही हैं, लेकिन वो स्पीड जितनी लेवल से खराब हो रही है उससे बहुत कम है। तो हेल्थ के ऊपर अगर हम देखें, चाहे वो साइकोलॉजिकल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ के ऊपर आप नजर उठाइए। इसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा सर्वे करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सबको कहता हूं कि आप अपने घर ही सर्वे कर लीजिए। घर में किसी के 4-5 लोग हैं, हर किसी को कोई ना कोई समस्या है। कोई अपने आप को पूर्ण रूप से हेल्दी नहीं कह सकता। और मैं पूर्ण रूप से हेल्दी जब कहता हूं तो मैं WHO की डेफिनेशन की बात नहीं करता, मैं एक जनरल डेफिनेशन की। जब आपको नींद ठीक आती हो, आपको भूख ठीक लगती हो, आपको बीमारी आपको ना हो, आपको दवा गोली ना खाते हो, सुबह उठ के एसिडिटी की ना खाते हो, रात को नींद की दवा ना खाते हो, फिर भी मैं मान लेता हूँ चलो आप हेल्दी हैं। मैं उसमें WHO की डेफिनेशन नहीं घुसाऊंगा कि आप फिजिकली बैलेंस्ड हो, मेंटली बैलेंस्ड हो, सोशली बैलेंस्ड हो, साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड हो, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड हो। लिव इट दैट डेफिनेशन। एक कॉमन डेफिनेशन पकड़ लेते हैं, उस डेफिनेशन पे शायद घर में 5 सदस्य हैं तो 5 में से एक भी खरा नहीं उतरेगा। दिस इज द कंडीशन। यस, अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें या दिनचर्या की बात करें तो जितना इम्पोर्टेंट फूड है उतना इम्पोर्टेंट मुझे ऐसे लगता है नींद भी है। मतलब मैंने अभी कहीं पढ़ा कि अगर नींद अच्छी ना हो तो फैट लॉस नहीं होता है, या नींद अच्छी ना हो तो कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट डिसीजेस का खतरा ज़्यादा होता है। तो ये नींद कैसे जुड़ी है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के साथ? राइट, नींद और फूड में से अगर कोई मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताने के कि विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, आई विल से नींद। बिना फूड अगर आप एक दिन रहेंगे तो नेक्स्ट डे यू विल फील बेटर, यू विल फील लाइटर। बिना नींद के एक दिन रहेंगे तो आप कई दिनों तक आप उस अपने आप को थका हुआ फील करेंगे, डिसओरिएंटेड फील करेंगे, इरिटेटेड फील करेंगे, कंफ्यूज्ड फील करेंगे। सो स्लीप इज दैट इम्पोर्टेंट। स्लीप इज नॉट जस्ट टू रिलैक्स आवर बॉडी और माइंड, स्लीप इज मेड टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी। क्योंकि जब रात में आपका शरीर या माइंड जब सो रहे, आप रेस्ट कर रहे होते हो, तो शरीर के बहुत से मैकेनिज्म
आपके बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को क्लियर कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर चल रही होती हैं जिसके में आपके ऑर्गन रीसेट हो रहे होते हैं, आपका माइंड रीसेट हो रहा होता है, रिफ्रेश हो रहा होता है। बहुत से हार्मोनल एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो अपने आप को बैलेंस आउट करती हैं। तो नींद, एक दिन की नींद पूरी ना हो सकता है आप नेक्स्ट डे सो के या कुछ भी करके रिकवर, लेकिन ऐसे एपिसोड अगर आपकी लाइफस्टाइल में फ्रिक्वेंट हो रहे हैं, दैट मीन्स आपकी बॉडी में टॉक्सिक लेवल बढ़ेगा, आपकी बॉडी में थिंकिंग लेवल, आपकी बॉडी के अंदर लैक्स करने का लेवल, आपकी बॉडी का जो इंटरनल मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उनको वो सब डिस्टर्ब होते चले जाएंगे और उसमें आपका हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होगा। उसकी वजह से जिसके लिए आपकी बॉडी मोस्ट प्रोन है, मोस्ट प्रोन मीन्स अगर कोई जेनेटिक इंप्रेशन है जिसको आप कैरी कर रहे हैं, वो एक्सपोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके डायबिटिक्स फुटप्रिंट्स हैं तो हो सकता है कि अगर आपका लाइफस्टाइल खराब होता है सबसे पहले आप डायबिटिक बनोगे। अगर किसी के फुटप्रिंट्स जो है वो हार्ट से, कोलेस्ट्रॉल से जुड़े हुए हैं, वो इमीडिएटली हार्ट पेशेंट बन जाएगा। किसी के फुटप्रिंट्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जुड़े हुए हैं, वो हो सकता है ओबीज होना शुरू हो जाए, मोटा होना शुरू हो जाए, पेट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। IBS इज मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज। छोटे छोटे यंग बच्चों को 20-22 साल के बच्चे आते हैं IBS को लेकर के। मॉडर्न साइंस इसको एक इनविजिबल डिसीज मानती है, बीमारी नहीं है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के नाम पे एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं। अब जिसको IBS है, जिसको एक दिन में 5 बार 7 बार 10 बार मोशन जाना पड़ता है, सोशली डिस्कनेक्ट हो जाता है, एक डर बैठ जाता है कि जाऊंगा तो वो सबसे पहले टॉयलेट की सोचता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ कंडीशंस डेवलपिंग। सो नींद ना आना या रिलैक्स ना कर पाना की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। सबको एक ही प्रॉब्लम हो जरूरी नहीं है। एज आई सेड कि जिस चीज के लिए आप ज्यादा प्रोन हैं, जिसके फुटप्रिंट्स आप पीछे से जेनेटिक फुटप्रिंट्स हैं, या आपकी लाइफस्टाइल की वजह से वैसे ऑलरेडी उस चीज के होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, बस वहां से ट्रिगर अगर मिला नहीं और वो एक्सपोज हुई नहीं, या फिर प्रकृति से रिलेटेड हो सकता है ट्रिगर हो जाए। यस, अगर मैं आयुर्वेदा की लैंग्वेज में बात करूं, डेफिनेटली आपकी प्रकृति से रिलेटेड तो सारी चीजें जुड़ी ही हुई है। आयुर्वेदा को जब हम डिफाइन करते हैं आयुर्वेदा की भाषा में, तो डेफिनेटली अगर आप सोएंगे नहीं, अगर आपकी वात प्रकृति, तो सुबह पूरे शरीर में दर्द होके उठेंगे। ठीक है, आपकी पित्त प्रकृति है तो सुबह उठेंगे तो आपको इंडाइजेशन होगी, एसिडिटी बनी होगी, ठीक है, रेस्टलेसन होगी, गुस्सा आ रहा होगा, इरिटेशन होगी। आपकी अगर कफ प्रकृति है तो पूरी नींद नहीं मिली है तो सुबह उठेंगे लेथार्जिक होंगे, लेजीनेस होगी, ब्लड प्रेशर या तो ड्रॉप हो रखा होगा, उठने का मन नहीं करेगा। तो ये सब चीजें डेफिनेटली प्रकृति से जुड़ी हुई तो है ही। डॉक्टर, मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी गांव में रहती है छोटी से। मैं अगर उसको कहीं कुछ पूछना है, कुछ घर से रिलेटेड कुछ पूछना हो, उसको अगर रात को 9 बजे फोन करूँ ना, वो ऐसे बात करती है जैसे रात के 2-3 बज गए हैं। और मुझे वो सुन के इतना सुकून होता है और मुझे ऐसे लगता है कि यही लग्जरी और यही मुझे लाइफ में चाहिए। मतलब दिन में ऐसे सब होता रहे, लाइफ ऐसी हैपनिंग रहे, काम हम करते रहे और रात को 9 बजे मतलब नींद में हो, यही मुझे मतलब लग्जरी लगती है आज की। आजकल क्या है कि रात को लेट से सोएंगे, 10 तो शुरू होता है रात, ऐसे लगता है 10 बजे तो बहुत लोग खाना खाते, 11, 12, 1 बजे सोते हैं, फिर पूरा स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होता है। वो सर्कैडियन रिदम क्या होता है? ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है आपके हमारे शरीर की। जिस तरह से हर आपके घर का एक सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर का सिस्टम है, आपके घर में से कोई भी सदस्य ऑफिस जाता होगा, कोई सदस्य स्कूल जाता होगा, आपके घर में कोई जो है आपकी हेल्प मेड आ रही होगी, या कोई दूसरा आपका हेल्प बाहर से आ रहा होगा, आपके उठने का समय होगा, आपके देन किचन में जाने का। तो एक जैसे हर आपके घर का एक पूरा सिस्टम है और वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि ऑफिस के टाइम तो रोज बदलते नहीं, स्कूल के टाइम रोज बदलते नहीं, आपके उठने का टाइम रोज बदल नहीं सकता, बिकॉज दैट एवरीथिंग इज फिक्स। सो सेम विद द बॉडी। हमारे बॉडी का लेकिन हमारे बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है ये यूनिवर्सल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मतलब सूर्य जब उगता है, जब ढलता है, तो ये उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि एनर्जी का रेगुलेशन जो है वो हमारा इंडिविजुअल नहीं है, वो अर्थ का भी इंडिविजुअल नहीं है, वो ग्लोबल है, यूनिवर्सल है। सो उस एनर्जी साइकिल से अगर हम कनेक्टेड रहना चाहते हैं
तो हमें उस सर्केडियन रिदम को बनाए रखना होगा। टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना खाना। टाइम मीन्स व्हाट? आजकल इसमें एक थोड़ा सा ट्विकिंग फिर भी हम करते हैं, बिकॉज अगेन लाइफस्टाइल कुछ चीजें कहने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सम टाइम जब प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो लगता है कि नहीं, चलो ये थोड़ा सा समथिंग इज बेटर देन नथिंग में। फिर जब मैं सर्केडियन रिदम को लोगों को बोलता हूँ कि आप, क्योंकि बहुत से लोग ऑफिस जाते हैं, बहुत से लोगों की नाइट शिफ्ट भी है, अब वो सिर्फ हेल्थ के लिए रोजी रोटी तो छोड़ नहीं सकते हैं, वो भी एक पार्ट है, जरूरी है, जिंदगी का हिस्सा है। और मैं कहता हूं कि आपकी लाइफस्टाइल में, मींस आपकी वर्किंग स्टाइल में जो चीज होती फिट, उसमें हर चीज का एक टाइम फिक्स कर लीजिए। सोने का, उठने का, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, और अगर कोई आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते हैं, तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए जो आपको सूट करता हो, आपके सिस्टम में, आपके शेड्यूल में फिट बैठता हो। उसको रोज मत छेड़िए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे विंडो रखिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकफास्ट आपको सुबह 8 बजे का है तो 7:30 से 8:30 की विंडो रख लीजिए। डिनर लंच का 1 बजे का है तो आप 12:30 से 1:30 की विंडो रख लीजिए। 2 बजे सूट करता है तो 1:30 से 2:30 की विंडो रख लीजिए। सेम विद डिनर को कोशिश कीजिए कि बहुत लेट ना करें। फाइन, वेयर एवर अगर आपको लगता है आप घर पे नहीं तो कैरी कर लीजिए, तो डिनर इज इंपॉर्टेंट पार्ट। सो उस सिस्टम को, उस रूटीन को, उस रिदम को फॉलो करना अगर आप सीख लेंगे तो आपके शरीर का रूटीन नहीं बिगड़ेगा। अब शरीर के रूटीन कैसे? अब इसका मैं फिर समझाता हूं आपके घर से ही, कि आपके घर में कोई घुसे और आपकी सारे की सारी गाड़ियों को कोई सब आधा घंटा आगे पीछे करके चला जाए, उस घड़ी को भी जिसको आप देख के उठते हैं, उस घड़ी को भी जिसको देख के सोते हैं, उस घड़ी को जिसके देख के आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, उस घड़ी को देख के जहाँ आपके घर में से लोग ऑफिस जाते हैं, उस घड़ी को देख करके जब आपकी काम वाली बाहर जाती है, व्हाटएवर, तो क्या होगा 2-4 दिन में आपके सारे घर का सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएगा। बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे, हस्बैंड ऑफिस नहीं पहुंचेंगे टाइम से, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सेम हैपन्स विद द बॉडी। आपके शरीर में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, इतने सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, वो किसी ना किसी सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअली काम नहीं कर रहा। भूख लग रही है, माइंड से कहा कि ये सब अब खाने का टाइम आ गया, खाने का टाइम आ गया तो लीवर अपना काम करेगा, स्टमक में जूसी सीक्रेट्स होंगे, एंजाइम्स सीक्रेट्स होंगे, खाना को पचाने में लगेगा सिस्टम, फिर वो इंटेस्टाइन के जाएंगे, इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन की तैयारी करेंगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो उसमें उसको एलिमिनेशन की तैयारी करेंगी। पूरा सिस्टम सिंक्रोनाइज तरीके से काम करता है। अब आप कभी खाना, आज माइंड ने इंस्ट्रक्शन दिया, भूख लगी, भूख जिस टाइम भूख उस टाइम खाना नहीं खाया, और फिर आप कभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी लंच बहुत हैवी कर रहे हैं, कभी डिनर बहुत हैवी कर रहे हैं, कभी कर ही नहीं रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं, कभी 9 बजे उठ रहे हैं, कभी 6 बजे उठ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सारा सिंक्रोनाइजेशन आउट हो जाएगा। और आज के दिन जितनी रिस्पॉन्सिबल हमारी डाइट, अडल्ट्रेशन या दूसरी चीजें हैं, उतना ही लगभग रिस्पॉन्सिबल सर्कैडियन रिदम है। क्योंकि रूटीन हमने इतने अपसेट कर लिए हैं कि कोई रूटीन ही नहीं है। मैं कहता हूं रूटीन तो बनाओ कोई भी, जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। सच में फाइन, जरूरी नहीं है कि आप 7 बजे सो जाओ, सबके लिए मे नॉट बी पॉसिबल। जरूरी नहीं है कि आप शाम को 6 बजे डिनर कर लीजिए, मे नॉट बी पॉसिबल। बट आपका भी तो कोई रूटीन होना चाहिए। यस, वी शुड बी इन अ रूटीन विद द सर्कैडियन रिदम वही बन जाएगा जो आप रूटीन बनाएंगे। योर बॉडी इज मच फ्लेक्सिबल। कुदरत ने इसको बहुत रग्ड तरीके से बनाया है, इसके अंदर अपने आप को ढालने की बहुत ज्यादा क्षमता है। लेकिन ये भी रोज रोज अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो कंफ्यूज हो जाती है, और उसी कंफ्यूज में फिर आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, आपका मेटाबॉलिज्म फिर अप डाउन हो जाता है, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है, आपके हार्मोनल एक्टिविटीज इंबैलेंस हो जाती हैं, और वहीं से जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वहीं से डेवलप होना शुरू होते हैं। तो इफ वी हैव एनी वन रूटीन, एनी वन विच सूट्स अस, मेरा अगर नाइट ड्यूटी है फॉर एग्जाम्पल, दो नाइट स्लीप को रिप्लेस करना बहुत आसान नहीं है, बट फिर भी मैं उन लोगों का एग्जाम्पल ले रहा हूं जो लोग, डेफिनेटली बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, ये उनकी मजबूरी है, चॉइस किसी की नहीं है, बट डेफिनेटली करना पड़ेगा। मैं कहता हूं उनके लिए भी अगर वो भी अपना एक रूटीन बनाना शुरू कर दें तो कुछ दिनों के बाद उनकी बॉडी भी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, मान के कि यस दिस इज माय रूटीन।
फाइन। सो सेम वे अगर आपके बच्चे या आपके घर के सदस्य, फॉर एग्जाम्पल किसी की नाइट ड्यूटी है, बच्चे इवनिंग स्कूल में जाते हैं, तो भी तो घर का सिस्टम बनता है वैसे ही। जैसे अगर किसी के बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, सुबह उसे घर में से कोई ऑफिस जाता है, तो सेम वे। सो सर्कैडियन रिदम इज द रूटीन विच यू फॉलो इन योर रेगुलर लाइफ। दिस इज योर सर्कैडियन रिदम। और इसका बहुत बड़ा रोल होता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में, ये अगर बिखर जाए तो। आई वुड से 50%, यस, इवन मोर देन। देखिए, मैं लोगों को एक चीज कहता हूं कि गलत चीज को सही समय में या सही चीज को गलत समय में करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपने सही खाना खाया लेकिन गलत समय पे खाया, क्या फायदा है? फाइन। तो यही चीजें हैं, आपको ये समझना पड़ेगा समय की इंपॉर्टेंस, शेड्यूल की इंपॉर्टेंस, कॉम्बिनेशंस की इंपॉर्टेंस। मैं डाइट के मामले में जब मैं लोग मुझसे पूछते हैं स्पेशली तो क्या खाएं, क्योंकि अक्सर यही पहला सवाल निकलता है हर किसी के मुंह से, क्या खाएं। मैं कहता हूं क्या को छोड़ो, क्या तो तीसरा सवाल है। इससे पहले जो दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो है कि कैसे खाएं, कब खाएं, फिर पूछो क्या खाएं। जब आपको यही नहीं पता कैसे खाना है, यही नहीं पता कि कब खाना है, तो क्या मैं बता भी दूंगा तो उसको गलत तरीके से खा भी लेंगे तो क्या फायदा हो जाएगा? ठीक है, पहले तो ये सीखिए कि खाना कैसे है। तो ये समझाना लोगों को बहुत जरूरी है, या ये समझना बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ क्या के पीछे मत लगे रहिए। ठीक है, आप उसके तरीके भी समझिए, उसके कॉम्बिनेशन भी समझिए व्हेन इट्स कम्स टू डाइट। ठीक है, प्योर होना चाहिए, वो तो एक रूटीन हो गया, वो तो एक जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया कि चीज़ें प्योर होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए, जितना हो सके कम केमिकल एक्सपोजर हो उतना अच्छा है, खुद उगा सकें बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे ट्रेंड शुरू हो रहा है किचन गार्डनिंग का, बहुत से अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं। अब तो कोई हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर रहा है, डिफरेंट नए रिसर्च आ गए हैं, अच्छे अच्छे प्लांट्स बन गए हैं। आप अपने छोटी छोटी फैमिलीज हैं, गमलों में लगा करके भी बहुत सी सब्जियों की नीड्स घर में पूरी की जा सकती है, खासकर ग्रीन वेजिटेबल्स। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम एडल्ट्रेशन के जो रिपोर्ट्स हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स। और सेकंड जो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स है वो है फ्लावर्ड वाली जितने भी वेजिटेबल्स हैं जो फ्लावर बेस्ड हैं, बिकॉज वो बड़ी डेलिकेट्स हैं। उनको बचाने के लिए देन बहुत सारे पेस्टिसाइड्स के स्प्रे, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ वो करते हैं फार्मर्स। कई बार मजबूरी भी है और कई बार डेफिनेटली लालच भी है उड़ाई से कि ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी। बट गवर्नमेंट ने भी शुरू किया है। देखिए, वैसे लोगों को आज ऑर्गेनिक के नाम पे हम 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए में खरीदने को तैयार है। सच में फाइन, लेकिन वो वास्तव में ऑर्गेनिक है कि नहीं है हमें यही नहीं पता है। सच में, क्योंकि कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल वैसे नहीं है, पॉलिसी कंट्रोल नहीं है। अब इसी को लेकर के आप किसी ढंग की कंट्री में चले, ढंग की मीन्स जहाँ थोड़े से कंट्रोल अच्छे हैं, हमारा देश भी ढंग का ही है, बट जहाँ थोड़े से पॉलिसी कंट्रोल अच्छे हैं यूरोप में, वहाँ पर एक ही जगह पे 4 चीज़ें बिक रही हैं, चारों चीज़ें अलग अलग रखी हुई हैं। दिस इज केमिकल भी दो नॉट परमिसेबल लिमिट से बाहर तो वहाँ हो नहीं सकता है। दिस इज लेस केमिकल्स, दिस इज हाफ ऑर्गेनिक, दिस इज फुल ऑर्गेनिक। अच्छा, तो आपकी चॉइस, अब आप जो खरीदना चाहें खरीद लीजिए। और जो वहाँ लिखा हुआ वहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज वहाँ पर ह्यूमन लाइफ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ह्यूमन लाइफ पे ही है, एवरीथिंग्स, एंड इट इज़ बैड बट इट इज़ ट्रू। जैसे कि आपने कहा खाने के बारे में ये क्वेश्चन होते हैं, होने चाहिए, कैसे खाना है, कब खाना है। मुझे ऐसे लगता है कितना खाना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल मोटापा ये मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की जड़ बन चुका है। मोटापा है तो बहुत सारी और दिक्कतें भी होती है। और मैंने मेरी लास्ट ईयर की जर्नी में क्या देखा, जब मैंने मेरा थोड़ा फैट लूज किया, सब खाओ, जो पौष्टिक है वो सब खाओ, लेकिन थोड़ा ना कम खाओ, थोड़ा अनाज कम खाओ। मतलब अगर मेरा सपोज 100% खाएंगे तो मेरा पूरा पेट भरेगा, तो मुझे 80% अगर मैं खाऊंगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे फिजिकली अच्छा लगता है, मुझे मेंटली अच्छा लगता है, मेरा माइंड अच्छा है
और ये अगर मैं कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम करती हूँ तो मुझे पूरा मतलब मेरी बॉडी अच्छी हो जाती है। तो ये कितना खाए ये भी आज का इशू है शायद, क्या कहेंगे? ये तो डेफिनेटली है। देखिए सिंपल सा एग्जांपल मैं दे दूं, आपके घर में मिक्सी है, अब आप मिक्सी में कोई भी चीज ग्राइंड करते हैं, अब मिक्सी को ऊपर तक भर लीजिए ठूस ठूस के, और फिर उसका ढक्कन लगाकर फिर उसको चलाने की कोशिश कीजिए। क्या आप ग्राइंड कर पाएंगे? या तो चीज स्पिल होगी, या मिक्सी चलेगी ही नहीं, या फिर बहुत टाइम लग जाएगा उसको ग्राइंड होने में। सेम विद अस, जब हम खाना खाते हैं, क्योंकि खाना इंजेक्शन इज द वन स्टेप ऑफ डाइजेशन। आपने खाना तो खा लिया, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप यू शुड नो। और ये मैं कहता हूँ कि हमारे देश में बेसिक हेल्थ एजुकेशन की यहीं पे थोड़ी सी कमी है। अगर हमें थोड़ा सा इस तरह समझाया जाए ना कि आपने खाना खाया, उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गया खाना, उसके बाद क्या हुआ, वो आपकी स्टमक कैविटी, एक थैली है यहाँ पे जिसका आप मिक्सी लगा लीजिए, मिक्सी में गया वो खाना। अब वो मिक्सी को अगर आप पूरा भर देंगे तो वो ग्राइंड नहीं होगा, हैवीनेस बना रहेगा, कई घंटे लेके फिर बैठे रहेंगे। स्वाद में खा तो लिया, कई घंटे लेके उसको बैठे रहेंगे, या तो इंडाइजेशन होगा, थोड़ी देर बाद या वोमिटिंग होगा, या वो स्पिल होगा, या फिर वो शाम तक डाइजेशन, शाम तक होते होते हम वेट करते नहीं, और डलनेस भी लगती है ज्यादा खाए, फिर वेट थोड़ा ना करते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि हमने एक बार पेट भर के ज्यादा खा लिया तो चलो 8-10 घंटे कुछ नहीं खाते, नहीं, कोई 1 घंटे बाद सामने कुछ रख देगा तो फिर कुछ कर लेंगे उसको। फिर मैं लोगों को कहता हूँ, इस कुकिंग वाले एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आपने कुकर में कोई चीज डाल के गैस पे रख दी, अगर आप हर 5 मिनट या 2 मिनट बाद कुकर को खोल के कुछ और उसमें डालना शुरू कर दें, क्या कभी शाम तक वो सब्जी बनेगी? आप क्या कभी भी वो सब्जी बनेगी? आपने भी उसको रखा है तो आपको पता है कि जो चीज रखी है ये 3 सीटी या 5 सीटी लगेगी, ये बन जाएगी जब तक, लेकिन कुकर उसके लिए बंद रहना चाहिए। या कुकर का एग्जाम्पल भी छोड़ दीजिए, नॉर्मल हांडी में बनाते हैं तो आप बनाते बनाते उसके अंदर कुछ ना कुछ कच्चा डालते रहें तो क्या कभी वो कुक हो पाएगी सब्जी? तो सेम वे आपने जो चीज खाई है, पहली बात तो आपने ठीक कहा कि पहले उसका आपको लिमिट पता होना चाहिए। क्या कहते हैं कि 25% कम खाइए, लेकिन फिर वही कैलकुलेशन कैसे पता चले 25% कम खाइए? कि अगर आप की 4 रोटी से पेट भरता है तो आप 3 खाना शुरू कर दीजिए। 3 खाने, जब आपने खाना खा लिया 2 घंटे तक कोशिश कीजिए लिक्विड के अलावा, वो भी आधे घंटे तक तो लिक्विड भी नहीं, लिक्विड के अलावा, लिक्विड में भी पानी के अलावा और कुछ खाने की कोशिश ना करें, चोटर मोटर इधर उधर कुछ नहीं। वो 2 घंटे आपका जो खाना खाया है उसको डाइजेस्ट होने में लगेंगे। एक सेकंड नंबर का डाइजेशन के 4 स्टेजेस हैं। इंजेशन, इस चर्निंग को भी हम डाइजेशन कह देते हैं टर्म्स। फिर यहाँ जब खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो गया, यानी कि चर्निंग होगी उसकी अच्छी तरह, वो ग्राइंड हो गया, सारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग हो गए उसमें से, फिर वो खाना नीचे ट्रेवल करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। छोटी आंत में सही काम जो खाने का, जिसकी वजह से हमने खाना खाया, वो काम होता है एब्जॉर्प्शन, वहां से शरीर को मिलता है जब उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं। और जो चौथे स्टेज के बाद तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज में जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में थे उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है बड़ी आंत, और जो वेस्ट को एलिमिनेट कर देती है, जिसको एक्सक्रीशन चौथी स्टेज कहते हैं। सर, इंजेशन, डाइजेशन या चर्निंग, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। जब ये चारों स्टेजेस टाइम पे पूरी होती है तो कहते हैं हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल सही है। इन चारों स्टेज में डिस्टर्ब होने का पहला तो डिस्टर्बेंस ये है कि हमने गलत खाया तो पहली स्टेज डिस्टर्ब हो गई, ज्यादा खाया तो डिस्टर्ब हो गई। दूसरी स्टेज, हमने उसको पूरा काम होने नहीं दिया और बीच बीच में कुछ ना कुछ में डालते रहे, कुकर खोल के ढक्कन खोल के कुछ ना कुछ डालते रहे, वो सब्जी बनी ही नहीं कभी, दैट मींस चर्निंग कभी हुई ही नहीं पूरी। जब चर्निंग नहीं हुई तो फिर एब्जॉर्प्शन किस चीज का होगा? जब सब्जी बनी ही नहीं तो खाएंगे कैसे? जब सब्जी बनी ही नहीं तो खाएंगे कैसे? और जब वो खाई ही नहीं तो पूरा का पूरा वेस्ट बॉडी के लिए बाहर निकालने में टाइम है, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड से ही गैस्ट्रिक बनती है। जब वो बड़ी आंत में अनडाइजेस्टेड फूड जाता है तो फिर ब्लोटिंग, पेट का फूलना, गैस्ट्रिक होना, हैवीनेस लगना, फिर उसकी वजह से फिर टांगों में दर्द, कमर में दर्द, फिर वो वात बढ़ जाना शरीर में। तो ये सब चीजें शुरू होती हैं। छोटी सी 2 मिस्टेक, जरूरत से ज्यादा खा लेना, खाने के बाद उसको हजम होने का, डाइजेस्ट होने का टाइम ना देना। ये 2 छोटी छोटी मिस्टेक थोड़ा सा अगर हम ठीक कर लें तो शरीर इतना एलिजिबल है, इतना रग्ड है कि वो एक आधी गलत चीज को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हमने कोई चीज
छोटी मोटी इधर उधर की खा भी ली या कोई ऐसी चीज खा ली फिर अडल्ट्रेशन है उसमें कुछ है, शरीर उसके लिए भी हैंडल करने के लिए बना हुआ है। शरीर ने हर मैकेनिज्म हर प्रोटेक्शन अपनी वैसे रखी हुई है, लेकिन कोई चीज जब बहुत ओवर डोज में हम कर लेते हैं तो प्रोटेक्शन भी फेल हो जाती है। आयुर्वेद की भाषा में अगर बात करें तो प्रकृति के हिसाब से अभी हमारे सरकार ने एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है कि नो योर प्रकृति। हर हिंदुस्तानी को, हर भारतवासी को वही मुहिम का है क्या जो आपके हॉस्पिटल में वो था? हाँ, वो भी है, दो अदरवाइज भी कि आपको अपनी प्रकृति पता होनी चाहिए। प्रकृति के लिए जरूरी नहीं कि आपको कोई डिवाइस ही हो, क्वेश्चनेयर बेस भी एक तरीका होता है कि आपका क्वेश्चनेयर कि आपका स्लीप कैसा है, दांत का साइज कैसा है, देन आपकी स्किन कैसी है, आपकी मूवमेंट्स कैसी हैं, उन सब से भी आपकी प्रकृति का पता चल जाता है। वंस यू नो योर प्रकृति, उस प्रकृति के हिसाब से देन आपको अपनी डाइट सेलेक्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति आपकी चेंज होने वाली नहीं है। इट्स लाइक ए ब्लड ग्रुप, वंस यू आर बॉर्न विद द प्रकृति यू विल डाई विद इट। प्रकृति अगर आपको पता चल गई तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना। उसके लिए फिर आपको बीमार होने की वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि परहेज का मतलब है बीमार हूं मैं। नहीं, परहेज का मतलब बीमार होना से कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ प्रिकॉशन। बीमार होने के बाद तो मजबूरी हो जाती है हर चीज, फिर काहे का प्रिकॉशन है कुछ नहीं, पे तो मजबूरी है वो, पे तो कोई भी वो कर मरता क्या ना करता। एक सिंपल कहावत हमारे देश में, मरता क्या ना करता। फिर तो कहते हैं उल्टे लटक जाओ तो कहते हैं हम उल्टा लटक जाऊंगा। उस वक्त तो सब कुछ करने को था, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बोलो, इतना सा कर लो, नहीं क्या जरूरत है मुझे। तो यही एक एटीट्यूड जो प्रिवेंटिव हेल्थ का जो नहीं है हमारे यहाँ पे, या जो खत्म हो गया, पहले तो था। जैसे कि हमने शुरुआत की थी कि कल्चरल जो हमारी पूरा का डिजाइन ही प्रिवेंटिव था, चाहे उसमें फास्टिंग का इंट्रोडक्शन था, चाहे उसमें डेज के हिसाब से था कि इस दिन ये नहीं खाना, इस दिन ये नहीं, फलाना फ्रूट नहीं खाना, फलाना अनाज नहीं खाना, इस दिन ये कलर नहीं पहनना, इस दिन ये ऐसा नहीं करना। ये सब कुछ इट वाज ऑल लिंक्ड विद द आवर लाइफस्टाइल एंड बड़ा इसमें कोर रिसर्च था। आयुर्वेदा को या हमारी ट्रेडिशनल साइंसेज को बहुत आम भाषा में जीवन में की शैली में उतारा गया था, जिसको हमारे कल्चर का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे हमने उस कल्चर को छोड़ दिया, हमने उन सब अच्छी चीजों को छोड़ दिया, और फिर हम जो ग्लोबल मॉडर्नाइजेशन में घुसे या फंसे, जिसमें पूरी दुनिया वैसे ही दुखी बैठी है पहले से ही। कोई चीज करके कोई आदमी पहले से ही दुखी है, फिर आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं मुझे भी दुखी होकर देखना है, तो एक अलग बात है, नोबडी कैन स्टॉप्स यू। सो अदरवाइज तो वो चीजें अगर हम फॉलो करते या अभी भी फिर शुरू कर दें, वी आर नेवर लेट। अपने बच्चों को सिखाएं कि आपकी प्रकृति क्या है। प्रकृति अगर बात है तो डेफिनेटली हमें उसको चावल ज्यादा नहीं खिलाने चाहिए। जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, राइस इज नॉट मेड फॉर देम। ठीक है, किसी का अगर हमें बात है पता चला तो उसको भिंडी, अरबी, गोभी की सब्जियों का ज्यादा सेवन ना करवाएं। ऐसा नहीं करें कि हम उसको नहीं तो तेरे लिए बनी नहीं है। हमें एक प्रिकॉशन ये होता है कि फिर उसको वो हमारी एक तरह से ब्लू लिस्ट में आ गए, ग्रीन लिस्ट से निकल के ब्लू में आ गए कि कभी कभार। फिर ग्रीन वाली लिस्ट की चीजों को रूटीन में बनाएं। कभी बाहर चले गए शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में, किसी रिश्तेदार के वहां बना हुआ तो खा लो, कोई बात नहीं, समटाइम इट इज ओके। तो सेम विद अगर आपकी कफ प्रकृति है तो आपको आइसक्रीम नहीं खानी है। बच्चों को आइसक्रीम कोशिश करें ना खिलाएं रूटीन में, कभी कभार खा लिया तो चलो इट्स ओके। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें फ्रिज से निकाल के एकदम से ना खिलाएं, पता चली कफ प्रकृति। उस टाइम हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हर बार आइसक्रीम खाने से जो है कोल्ड कफ हो जाए या उसको उसकी कफ प्रकृति एग्रीवेट हो जाए। आपने फ्रीज के पानी की बात की, मैं बताऊं ये जो चीजें है ना, ये फ्रीज का पानी, शुगर, ये ऐसे है कि आप अगर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम इनका अगर सेवन करो तो इनकी आदत पड़ जाती है। फ्रीज का पानी का भी मैंने ऑब्जर्व किया, अगर आप 15-20 दिन फ्रीज का पानी पियो तो फिर आपको फ्रीज का पानी ही चाहिए होगा, और 15-20 दिन अगर आप कंटिन्यूसली मटके का पानी पियो तो फिर आपको फ्रीज का पानी पीने का मन नहीं करेगा। देखिए, ये तो हमारी जो टेस्ट बर्ड्स हैं या टेस्ट ग्लैंड्स हैं जो हमारे टंग पे हैं, वो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। वो हमारी उनकी एज जो है ना 7 days to 42 days है, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्स नई बनती रहती, पुरानी मरती रहती। तो टेस्ट बर्ड्स या टेस्ट सेल्स भी जो है वो पुरानी मरती रहती, नई बनती रहती हैं। तो कोई भी नया टेस्ट डेवलप होने में मिनिमम 7 days और मैक्सिमम 42 days लगते हैं। फिजिकल लेवल की बात करूं, कुछ टेस्ट साइकोलॉजिकली इतने एम्बेडेड होते हैं
उनमें थोड़ा सा और टाइम लग जाता है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ों को खाएं तो हफ्ते 2 हफ्ते अगर खा लें तो फिर लगता है कि नहीं यही चीज़ें मिलनी चाहिए, चाहे फ्रिज का पानी हो या सम अदर थिंग्स ऑल्सो। जब उसको छोड़ के दूसरी चीज़ खाना शुरू कर देते तो दोबारा फिर हम वो नहीं पी सकते। मटके का पानी शुरू कर दिया आप 2 हफ्ते के लिए, फिर फ्रिज का पानी अजीब लगता है। तो सेम थिंग्स। तो मैं लोगों को, जब लोग आते हैं बहुत सारे अपने जनरेशन्स के या अपने बचपन के टेस्ट को लेकर, नहीं इसके बिना कैसे रहा जाएगा, मैंने कहा यू शुड कंट्रोल ओनली फॉर अ वीक और मैक्सिमम 2 वीक्स। 2 वीक्स के बाद आप दोबारा इसी चीज़ को खा के दिखा देना। अगर आपको नमक ज़्यादा खाने की आदत है, 2 हफ्ते कम नमक खा लीजिए, 2 हफ्ते बाद आप ज़्यादा नमक नहीं खा पाएंगे, आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, लगेगा कि क्या हो गया। आप चीनी ज़्यादा खाते हैं, 2 हफ्ते चीनी बंद कर दीजिए, 2 हफ्ते बाद आपको चीनी अजीब लगने लग जाएगी। मीठी चीज़ को देगा तो आपको लगेगा कि नहीं, आई डोंट लाइक इट। ठीक है, मिर्च अगर खाते हैं, मसाला ज़्यादा खाते हैं, 2-3 हफ्ते आप मिर्च मसाले कम खाना शुरू कर दीजिए, फिर आप सेम मसाला खाना की कोशिश नहीं खाया जाएगा। तो ये बड़ा ईजी है, हमारा ये टेस्ट बड्स बड़ी फ्लेक्सिबल है, हमारी बॉडी आई टोल्ड यू बड़ी फ्लेक्सिबल है। ठीक है, वी जस्ट नीड टू ट्रेन इट। जैसा हम इसको ट्रेन करते हैं वैसे ही हो जाती है। हमें लगता है कि नहीं हम तो खराब चीज़ों के लिए ट्रेन करेंगे तो खराब चीज़ों के आदी हो जाएगी, हम इसको अच्छी चीज़ों के लिए ट्रेन करेंगे अच्छी चीज़ों के आदी हो जाएगी। इट्स अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग। हमारे भारत में अगर आप आंटीज की बात सुनेंगे, लेडीज की, बड़ी बड़ी लेडीज की जो उम्र में बड़ी है, वो बताती है आदमी के दिल का रास्ता पेट से होता है। हमारे अगर मम्मीज को देखो ना, तो मम्मी का प्यार मतलब जब मैं मेरे बच्चे को ठूस ठूस के खिलाऊंगी तब मतलब मैं उनको प्यार करती हूँ, या उनका प्यार जताने का ये वे होता है। मुझे ऐसे लगता है कि आज की जनरेशन को अगर आप सच में प्यार करते हो तो उनको थोड़ा कम खिलाओ, उनके ज़्यादा टेस्ट बड पे ध्यान मत दो। उनको जो चाहिए है आज के एनवायरनमेंट में उनका शरीर अच्छे से सर्वाइव करने के लिए, वो आप उनको खाने के लिए दो। तो आज के प्यार की डेफिनेशन भी बदलनी चाहिए इंडियन मॉम्स ने या इंडियन वुमन ने, ऐसे मुझे लगता है। मोहन, इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन है। जब हम बात करते हैं, इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू फूड ओनली, इट इज रिलेटेड टू मैनी अदर थिंग्स आल्सो। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को देना चाहता है जिसका उसको खुद अभाव रहा है। अच्छा, अगर आपको जो खाने की चीजें नहीं मिली किसी, बिकॉज पहले इतना आई टोल्ड यू इतनी प्रॉस्पर नहीं था हमारा देश, या ठीक है अपने लेवल पे एक लेवल पे था, बट जब हम आज़ादी के बाद की बात करें चीज़ें बड़ी डिफरेंट थी। बेसिक चीज़ों का भी अभाव था। इवन जो चीज़ आज लग्जरी है वो चीज़ डिफरेंट थी ही नहीं, विजिबल ही नहीं थी। तो डाइट के मामले में हो, चाहे फैसिलिटीज़ के मामले में हो, चाहे लग्जरी देने के मामले में हो, तो हर पेरेंट्स अपनी इच्छा की पूर्ति अपने बच्चों के थ्रू करता है। वो हर वो चीज़ देने की कोशिश करता है जो उसको नहीं मिली। तो ये एक साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्लाइनेशन है, बट इसके साइड इफेक्ट आते हैं। यू आर राइट, इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। अभाव में जो डेवलपमेंट होती है ना, वो अति में नहीं होती कभी भी, और वो हर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड, ये एप्लीकेबल है, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे ह्यूमंस हों। आप किसी प्लांट्स को ज़्यादा पानी, ज़्यादा खाद डालना शुरू कर दीजिए, विल नॉट ग्रो मच। सच में एक प्लांट्स को जितना जरूरत है उतना दे दीजिए, इट विल ग्रो। जंगल में कौन जाता है खाद डालने, पानी देने? और इतने बड़े बड़े पेड़ हैं जिसको आप अपने गार्डन में इतना बड़ा पेड़ नहीं कर सकते आप। गमले का पौधा गमले का ही रहता है हमेशा ही, कितना क्योंकि वो ज्यादा पैम्पर्ड रहता है। माली, आप उसके लिए एक माली भी रखा हुआ है, वो खाद भी ला रहा है, वो दवाई भी डाल रहा है, वो रोज उसके अंदर जो है उसको मैन्योरिंग भी कर रहा है, पानी भी का भी ध्यान रख रहे हैं सुबह शाम। बट वो गमले का पौधा गमले का, तो अब डिपेंड करता है ये कि आप अपने बच्चे को गमले का पौधा बना के रखना चाहते हैं कि वो जंगल का पेड़ बना के रखना चाहते हैं जो हर मौसम को सहता है, हर चैलेंजेस को सहता है। इसका जब एक जो जवाब है आपका, जो एक सवाल था डिप्रेशन यंग जनरेशन, उसका कहीं ना कहीं ये भी है, दे वर नॉट ब्रॉट अप इन अ वे कि वो लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें, फेस कर सकें। शुरुआत में तो इतने पैम्पर्ड, इतनी पैम्परिंग, और बाद में फिर धकेल देते हैं उनको देखे कि तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, फलाने का बेटा ये बन गया, देखा ये बन गया। पहले तो आप लोगों ने उसको तैयार किया नहीं, पहले तो रखा उसको गमले के अंदर, और अचानक से उठा करके उस गमले के पौधे को उखाड़ करके आपको लगता है जंगल में छोड़ा है और बस कुछ नहीं, वो तो मर जाएगा।
या रोज चैलेंज फेस करेगा। सो ये बच्चों को थोड़ा सा भाव देना चाहिए, चाहे वो खाने का भी हो, चाहे वो अदर फैसिलिटीज का भी हो। आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, रेस्पेक्ट में एनी एज। 2-2, 3-3, 4 साल के बच्चों में कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने मोबाइल को एक आया की तरह बना लिया है। चलो हाथ में दे, थोड़ी देर चुप रहेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन बाद में उसके साइड इफेक्ट आते हैं, फिर वो उसी को छीनने की कोशिश करते हैं। हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बच्चे, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, सोशल इंटरेक्शन नहीं करते हैं। तो ये ऐसी चीजें विशेष साइकिल्स बन गया है कि आप एक तार को छेड़ो तो बहुत सारी तारें निकल आती हैं। इट इज लाइक दैट। तो पेरेंट्स के लिए एक पेरेंटिंग भी इटसेल्फ है आर्ट। पहले वो आर्ट इनबैडेड थी। पहले पेरेंट्स एक पेरेंट नहीं होता था। गाँव की बात करते हैं तो चाचा, ताऊ, पड़ोसी सब पेरेंटिंग करते थे। कोई गलत करने की हिम्मत नहीं होती था कि कोई देख रहा है। गांव का कोई भी आदमी देख रहा है तो दैट मीन्स समझ लो पापा ही देख रहा है, क्योंकि ये बात या तो पहुंचेगी या पहुंचाएगा नहीं, पहले ही थप्पड़ मार रहे, पूछेगा भी नहीं। सो इट वाज लाइक एक क्यूमुलेटिव, एक सोशल, एक कम्युनिटी पेरेंटिंग थी, बिकॉज एवरीबडी वाज जस्ट बिहेव लाइक दैट, गार्जियन की तरह होते थे। आज पेरेंट्स के पास टाइम है नहीं, किसी और के पास हिम्मत है नहीं किसी और के बच्चों को कुछ भी कह दे, क्योंकि अगर स्कूल्स में भी अगर कोई टीचर बोल दे तो अब तो वो भी इशू है, बैन है शायद, या बैंड है, डेफिनेटली बैंड है। तो उसके अपने साइकोलॉजिकली रीजंस हैं, अलग हैं। हमने तो बहुत दपाटे खाए हैं, मार पड़ता था स्कूल में भी, घर में भी, या घर के मतलब मम्मी स्कूल में जाके बताती थी कुछ गलती करे तो मारना इसको। Though I would not advocate this in modern society, but definitely हमें कोई मिड पाथ रखना चाहिए था या रखना चाहिए, लेकिन हमने सोशल मिड पाथ तो अपने आप खत्म कर दिया। फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं, एंड देन कोई किसी को कहने की पोजीशन में नहीं रहा है। पता नहीं मतलब पेरेंट्स किस तरह से बिहेव करेंगे, अगर मेरे बच्चों को कोई कुछ कह दे तो मैं किस तरह से बिहेव करूंगा, सामने सोचता ढूंढ। और फिर अब आज ये भी तो बात है कि टीचर अगर डांट रहे हैं तो वो सच में बच्चे को जरूरत है इसलिए डांट रहे हैं, या उनके कुछ फैमिली में स्ट्रेस है, उनका माइंड सही मतलब ठिकान पे नहीं है, इसलिए वो आउट ऑफ देयर फ्रस्ट्रेशन डांट रहे हैं। ये भी एक बात होती है। बिल्कुल बात पहले किसी आई आल्सो स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल, वहां पर टीचर्स नहीं थे सिर्फ, दे वर लाइक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे। इवन मैनी टीचर्स एग्जाम्स डेज के आसपास, गांव में स्कूल था तो वो नाइट स्टे करते थे बच्चों को क्लासेस देने के लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस देने के लिए, जब उनको कुछ पेमेंट थोड़ा मिलता था, कोई ट्यूशन थोड़ा करते थे वो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबल फील करते थे कि बच्चों के प्रति। अब वो चीजें नहीं रही, कमर्शलाइजेशन हो गया है, राइटली साइड की सेल्फ फ्रस्ट्रेशन भी होती हैं। बहुत सी केसेस सुनते हैं, किसी टीचर ने बच्चे की उंगली तोड़ दी, उसका कान काट लिया, उसका ये कर दिया, उसका बिकॉज फ्रस्ट्रेशन में, बिकॉज वो एक है, उसकी वजह से वो चीज़ें धीरे धीरे फिर बैंड भी होना शुरू हुई। दिस इज नॉट राइट, ठीक है, आप अलग तरीके से चीज़ों को हैंडल करो। बट वो चीज़ कहीं ना चलो ठीक है, बट जो सोशल स्ट्रक्चर था वो ऊपर से एजुकेशन सिस्टम, पेरेंट्स का डेफिनेटली एक, अगर पिछले 25, 30, 40 साल तक प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी तो हर पेरेंट्स की चाह है अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देने की। उस पर भी थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए कि ठीक है, अभी तक थोड़ा सा इनको जब तक आप मजबूत नहीं होने देंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज नॉट एवरीथिंग, कि हम खुद को ही सेटिस्फाइड करना है, देन बच्चों का कुछ भी हो जाए, और बाद में फिर बच्चों को ब्लेम करते हैं हमने क्या नहीं दिया, हमने तो सब कुछ दिया। हो सकता है यही मिस्टेक कर दी, सब कुछ दे दिया। हमने अब जो बात की सर स्लीप के बारे में, सर्केडियन रिदम के बारे में, और किस फूड के बारे में, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सब जो एस्पेक्ट्स है हमारे दिनचर्या के या रोजमर्रा की जिंदगी के, ये एस्पेक्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में। यस, और ये अगर थोड़ा ठीक हो जाए तो हमारी बहुत सारी जो आजकल की है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मोटापा हो गया, शुगर हो गया, ये हो गया, तो वो थोड़ा बैलेंस रह सकती है, या आ नहीं सकती हमें, या थोड़ा डिले हमारे जीवन में आ सकती है।
बहुत से न्यूट्रिएंट्स तो ऐसे जिनकी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल बहुत सारे विटामिन्स ऐसे हैं जिनको बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। डायबिटीज़ को भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मानते हैं डेफिनेटली, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ साथ एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर मनोशारीरिक। तो जब हम डायबिटीज़ के इलाज की जब बात करते हैं तो हमें एक कारण समझने पड़ेंगे कि क्या जेनेटिक रीजन्स हैं, जेनेटिक ट्रीट्स हैं, या लाइफस्टाइल की वजह से है, या फिर कोई साइकोसोमेटिक एंगल भी इसके अंदर है। 6 क्रॉस करना शुरू किया है, 7 से नीचे है, 7 के आसपास है, आप अपनी डाइट को मैनेज करके, अपने डाइट के टाइम्स को मैनेज करके, कॉम्बिनेशंस को मैनेज करके अपने आप को मेडिसिन से बचा सकते हैं।